हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास की यदि बात करें हम लोग तो क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर 3 या 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड भी हो चुके होंगे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी, ठीक है बेटा, रासायनिक बल गतिकी, इस चैप्टर को हम लोग ने शुरू किया था। इसमें 3-4 लेक्चर आपको डिलीवर कर रखा है मैंने, और इसी के आगे कंटिन्यू हम लोग आज करने वाले हैं। एक ओवर फ्लो देख लिया जाए, ओवर तरीके से कि हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पढ़ रखा है और आज आगे क्या कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का फ्लो बन जाए, ठीक है, अच्छा खासा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है और क्या भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद मैंने सबसे पहली टॉपिक जो पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहली टॉपिक पढ़ाई थी वह थी कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, ठीक है, रासायनिक बल गतिकीय किसे कहते हैं। फिर उसके अंदर तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, इसकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया, इनकी परिभाषा और इनके एग्जाम्पल, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी। इसके बाद अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग और नेक्स्ट अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था और इसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक है। अभिक्रिया का वेग नियम स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में, मतलब इसके पहले अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसके जस्ट पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस अवस्था में आप देखोगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तरफ अभिकारक होता है और एक तरफ उत्पाद होता है। अभिकारक गिव राइज टू प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। जब इसकी मात्रा घटती है तो ये धीरे धीरे डिसअपियर होता है, मतलब पहले तो अभिकारक ही दिख रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा घट के उत्पाद बनना शुरू होता है, वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जब अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है तो उसे ही हम डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ठीक है। और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि उत्पाद जो है वो धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। तो उसमें 2 क्वेश्चन है, पहले उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन हमारे पास है अभिक्रिया N2O5। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, अभिक्रिया N2O5 give rise to 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है बेटा। ये अभिक्रिया दे रखा है, अभिक्रिया N2O5 give rise to 2NO2 प्लस हाफ O2 को
को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, उत्तर दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका प्रश्न है नॉर्मल सा। अब इस प्रश्न के अंदर भी कुछ प्रश्न है। ठीक है, पहला -dN2O5 अपान dt का अर्थ बताइए। ठीक है, दूसरा dO2 अपन dt का अर्थ बताइए। dO2 अपन dt का अर्थ बताइए। तीसरा हमारे पास है अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है। अभिक्रिया के वेग की इकाई, ठीक है बेटा। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के सोल्यूशन हमें देने हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से विजुअल हो रहा है। ठीक है, यदि अभिक्रिया N2O5 गिव राइज टू हाफ NO2 प्लस N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2 को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 ये है कि -dN2O5 अपन dt का अर्थ बताइए। सेकंड है dO2 अपन dt का अर्थ बताइए। थर्ड है अभिक्रिया के वेग की इकाई बताइए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब इस केस को ध्यान में रखते हुए मैंने जब आपको डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझाया था तो मैंने कहा था कि वहां पर जब किसी भी अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, समय के सापेक्ष किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन आता है। क्या तो परिवर्तन क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि अभिकारक में जो होगा वो कमी आएगी और उत्पाद में जो आएगा वो बढ़ोतरी आएगी। तो जिस एक में कमी और एक में बढ़ोतरी हो रही है तो परिवर्तन बोलना दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैसे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे ही डिसअपियरेंस या अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस केस में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होता है वो समय के सापेक्ष, ठीक है, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है वो समय के सापेक्ष परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से कि मान लीजिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में A और B जो है वो रिएक्टेंट है और C और D जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है। क्लियर है? इतना तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। अब इस केस में यदि आप ये बताओ कि A और B आपस में रिएक्ट ही ना करें तो क्या C और D फॉर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यदि A और B आपस में रिएक्ट ना करें तो क्या C और D फॉर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब C और D फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी। जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो उस केस में कोई भी चीज आगे प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि A और B आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद C और D का फॉर्मेशन करते हैं तो उस केस में जो रिएक्टेंट A और B हैं हमारे पास उनमें कमी आएगी, C और D जो प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं उनमें बढ़ोतरी होगी ना। तो उस केस में ये A भी घटेगा और B भी घटेगा। तो इसके घटने की दर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि dA अपान dt, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब dA अपान dt का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रही बात इतने का मतलब तो ठीक है कि परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या यदि प्लस में रह दिया तो इसका मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, यानी परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या है
माइनस मतलब यह है इसके विघटन की दर, ठीक है। माइनस क्या बता रही है, इसके विघटन की दर को प्रदर्शित कर रही है कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वह किस दर से परिवर्तित हो रहा है। मतलब कि देखो माइनस का मतलब क्या है, विघटित होना, कम होना, घट जाना, ठीक है। तो वहां पर माइनस डी ए अपन डी टी परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से इसको अब ध्यान में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्या लिखा हुआ, माइनस डी एन टू अपन डी एन टू ओ फाइव अपन डी टी का अर्थ बताइए। तो सीधे सीधे लिखिएगा आप, क्या लिखेंगे कि माइनस डी एन टू ओ फाइव अपन डी टी अभिक्रिया के विघटन की दर को प्रदर्शित कर रही है। इसका अर्थ क्या है कि माइनस डी एन टू अपन डी टी जो है वह किसी अभिक्रिया के विघटन की दर को प्रदर्शित कर रही है, ये इसका मतलब है। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? कह दो हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि इसके दूसरे क्वेश्चन का अर्थ क्या है, डी ओ टू अपन डी टी का अर्थ बताइए। ठीक है, अब ध्यान से यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी ओ टू अपान डी टी, इसका अर्थ बताइए। थोड़ा ध्यान से देखो इसको कि यहां पर हाफ O2 लिखा हुआ है, तो यानी DO2 अपन dt लिखा था ना कुछ, ठीक है, यानी DO2 अपन dt, तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है हमारा, रिएक्शन के हिसाब से क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, विघटित तो होगा नहीं, ठीक है। तो उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि O2 के बनने की दर या उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित करेगा। उत्पाद के बनने की दर को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। अभिक्रिया के वेग का इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई, ठीक है बेटा। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होता है सर? कंसंट्रेशन, मतलब कि अभिक्रिया के वेग की इकाई मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बात कर रहे हैं ना, कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है। तो सीधे सीधे हम समझा दें या सीधे सीधे हम कह दें इसमें, तो आप एक चीज समझो, अभिक्रिया के वेग की इकाई जो होती है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में इकाई समय में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब एकांक समय में अभिकारक की जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब एक चीज समझो, इसकी मात्रक वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। यानी सीधे सीधे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। यानी क्या मात्रक होता है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। क्लियर है भाई? बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। उम्मीद है तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में अब सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है यदि अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 2, यदि
अभिक्रिया N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2 के लिए माइनस डी N2O5 अपान dt इज इक्वल टू K डैश N2O5 K डैश N2O5 कॉमा DNO2 अपान dt इज इक्वल टू K डबल डैश N2O5 एवं DO2 अपान dt इज इक्वल टू K ट्रिपल डैश N2O5 तो K डैश K डबल डैश एवं K ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है बेटा। संबंध स्थापित कीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। कहते हो क्या सर क्या ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले समझो, यदि अभिक्रिया N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2 के लिए माइनस डी N2O5 अपान dt इज इक्वल टू K डैश N2O5, मतलब क्या है, यानी कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी परिवर्तन की दर दे रखी है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया का वेग जो है वह K डैश इंटू N2O5 के बराबर है, ठीक है, और इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो K डबल डैश N2O5 है, एवं DO2 अपन dt के लिए जो अभिक्रिया की दर है वो K ट्रिपल डैश N2O5 है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास DN2O5 अपन dt है वो अभिकारक है, अभिकारक में परिवर्तन की जो दर है वो इतनी है, उत्पाद में परिवर्तन की दर है वो उतनी है, और दूसरा उत्पाद, क्योंकि अभिक्रिया में दो उत्पाद बन रहे हैं ना, एक उत्पाद में परिवर्तन की दर ये रही और दूसरे उत्पाद में परिवर्तन की दर ये रही। अब इस आधार पे यदि हम इसका सलूशन लिखने का प्रयास करें, तो यदि इसके सलूशन की बात की जाए तो उस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, भाई, तो कुछ नहीं, विशेष तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के आधार पर इसके सलूशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। किस आधार पे, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास अभिक्रिया है N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2। यदि आपको याद होगा तो आप कभी भी रिएक्शन को लिखते हुए ये सुने होंगे कि रिएक्शन एज ए मैथमेटिक्स इक्वेशन काम करता है। जो अभिक्रिया होती है वो एज ए किसी भी गणितीय समीकरण की तरह व्यवहार करती है। यदि वो किसी गणितीय समीकरण की तरह व्यवहार करती है तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है N2O5 गिव राइज टू 2NO2 प्लस हाफ O2, इसमें ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट है, मतलब एक इक्वेशन है, और ये जो एरो का सिंबल है वो इक्वल का साइन है, ठीक है। उस अवस्था में इसके परिवर्तन की जो दर है, इसके जो परिवर्तन की दर है यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, इसके परिवर्तन की जो दर है वो K डैश N2O5 के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसी के हिसाब से लिखने का प्रयास करूंगा, यानी
K डैश N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 के लिए क्या था, 2NO2 के लिए क्या था, 2NO2 के लिए K डबल डैश N2O5, ठीक है। NO2 के लिए क्या था, K डबल डैश N2O5। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर जो हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है, ये इसके फ्रैक्शनल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो K डबल डैश N2O5। लेकिन यहीं पर यदि इसके लिए लिखा जाए यानी हाफ O2 के लिए, तो ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है वो मल्टीपल में चला जाएगा, क्योंकि 1/2, जब 1/2 को 1/2 में लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। K ट्रिपल डैश N2O5, ठीक है। यदि किसी दो को इक्वल कराया जाए ना, किसी दो को इक्वल कराया जाए तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये सारे आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो समीकरण को हल किया जाए तो N2O5 तीनों में इक्वल है, तीनों में कॉमन है, आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, K डैश इज इक्वल टू 1/2 K डबल डैश इज इक्वल टू 2K ट्रिपल डैश, ये लिखोगे। थोड़ा सॉल्व किया जाए तो रिलेशन आएगा 2K डैश इज इक्वल टू K डबल डैश इक्वल टू 4K ट्रिपल डैश। यानी आप देखोगे तो K डैश, K डबल डैश और K ट्रिपल डैश में जो संबंध आ रहा है यहां पर वो क्या आ रहा है, 2K डैश इज इक्वल टू K डबल डैश इज इक्वल टू 4K ट्रिपल डैश। ये रिलेशन हमारे पास जनरेट होके आ रहा है। क्लियर है? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं और आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अभिक्रिया वेग नियम। अभिक्रिया वेग नियम। अभिक्रिया वेग नियम, ठीक है बेटा। इस अभिक्रिया वेग नियम की बात करें तो अभिक्रिया वेग नियम क्या होता है, ठीक है। अभिक्रिया वेग नियम किसे कहते हैं, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट लॉ ऑफ रेट रिएक्शन, ठीक है, या रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब कोई पूछे कि क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई पहाड़ जैसी चीज नहीं है, एक रिलेशन है, एक संबंध है, ठीक है। किसमें संबंध है भाई, ठीक है। तो वेग, अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में संबंध है। किसमें किसमें संबंध है, अभिक्रिया का वेग और सांद्रता में संबंध है। अभिक्रिया के वेग और सांद्रता में इस संबंध को ही अभिक्रिया का वेग नियम कहा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहलाती है। सीधे सीधे कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध स्थापित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को अभिक्रिया का वेग नियम या वेग नियम कहा जाता है। तो क्या होता है सर वो वेग नियम, तो अभिक्रिया का वेग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है, अभिक्रिया का वेग बराबर रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, वेग स्थिरांक कहते हैं हिंदी में, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक इनटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पावर n। अब बात ये आती है सर ये n क्या है, तो पहले समझाते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n, ठीक है। अब इस केस में यहां जो n है ये n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया
अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है भाई, अभिक्रिया की कोटि है। अब इस केस में अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, प्रयोगात्मक मान है। कभी भी नोट पॉइंट लिख लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान है। प्रयोगात्मक मान है जिसकी व्याख्या प्रयोग द्वारा की जा सकती है। ठीक है, प्रयोगात्मक मान है तो प्रयोग द्वारा ही निकल के आएगा, बिना प्रयोग के आप उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कौन? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कह दो ठीक है सर, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या है? अभिक्रिया का वेग नियम अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के बीच एक संबंध है। इस संबंध को ही अभिक्रिया का वेग नियम कहा जाता है। कह दो वेरी गुड सर। मान लेते हैं वेग इक्वल टू के, यानी वेग इक्वल टू वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n। अब कह दो सर ये वेग स्थिरांक क्या होता है? अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है, थोड़ा डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझते हैं थोड़ा। सपोज करिए कि मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है a प्लस बी गिव राइज टू c प्लस डी। ठीक है, एक अभिक्रिया है a प्लस बी गिव राइज टू c प्लस डी। अब इस अभिक्रिया के लिए a प्लस बी गिव राइज टू c प्लस डी वाले अभिक्रिया में ये हमारे पास a और b जो है वो अभिकारक है, c और d जो है वो उत्पाद है। यदि हम इसको कहें इस प्रकार से कि इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखिए, तो क्या हम ये लिख दें क्या? वेग बराबर वेग स्थिरांक इनटू अभिकारक a के पावर, मान लीजिए कि इसका कंसंट्रेशन x है और इसकी सांद्रता y है। ठीक है, इस तरीके से तो अभिकारक a के पावर x इंटू y के पावर इंटू b के पावर y। कह दो सर ये x और y कहां से आ रहा है? ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके, ठीक है, उसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब a और b की सांद्रता पावर x और y। x क्या है? इसका कोफिशिएंट है। रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रयास करें तो बैलेंस करने पे रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा जाए, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस जेड डी। क्लियर है? ये मैंने लिखा। तो x और y क्या है? इसके कंपोनेंट है या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, या इसके गुणज हैं या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब यदि इस फॉर्म में इसको लिख दिया जाए तो लोग कहते थे, ठीक है, कि ये अभिक्रिया के वेग नियम को प्रदर्शित करता है। अब इस केस में ये लिखते थे कि x और y जो है वह अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि है। x प्लस वाई इज इक्वल टू अभिक्रिया की कोटि। हाँ भाई मानते हैं, लिख लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिख पाएंगे। मतलब आपने एक अभिक्रिया ऐसे लिखी है, आपने इसके कंपोनेंट को इस कंसंट्रेशन के पावर चढ़ा दिया और कह दिया कि अभिक्रिया की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, सॉरी अभिकारक की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम गलत है। ठीक है, पहले समझा दे कि ये स्टेटमेंट आया कहां से था। ठीक है, एक लॉ है, एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, इस नियमानुसार, द्रव्यमान संरक्षण के इस नियमानुसार हम बात कर सकते हैं। किसके बारे में बात कर सकते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम जो है ये बताता है हमें, ठीक है, कि यदि अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान होती है, मतलब कि मास कंजर्व रहता है, कभी भी मास में कमी नहीं आती है। अब आप अभिकारक में जितना मात्रा लेते हो उत्पाद में उतनी ही मात्रा आपको प्राप्त होती है। लेकिन इस नियम को देने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम मैं शायद भूल रहा हूं और दूसरे का नाम था वेगी। ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ वेगी नाम था, एक का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं बात
कर लूंगा उसके बारे में बाद में। तो अब उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, और जब द्रव्यमान संरक्षित रहता है तो उस केस में उन्होंने इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करने का काम किया। लेकिन समस्या उसमें यह थी कि वह नियम, मतलब ये स्टेटमेंट सभी, मतलब कुछ ही अभिक्रियाओं पर लागू होता था, कुछ ही अभिक्रियाओं पर लागू होता था। ठीक है, तो कुछ ही अभिक्रियाओं पे लागू होता था। अंततः ये मतलब मान लिया जाए कि ये फेल हो गया। ठीक है भाई, ये फेल हो गया तो उस केस में फिर लाया गया, और यहां पर अभिक्रिया के वेग नियम को लिखने का तरीका तो यही रहा, लेकिन फिर कंडीशन ये आ गई कि ये जो x और y की जो वैल्यू है, x और y की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक है, और प्रयोगात्मक मान को ऐसे ही आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस बात को बता दूं कि हो सकता है कि कभी कभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस आधार पे हम अभिक्रिया का वेग नियम लिख लें। ठीक है, किस आधार पे? ये जो साइंटिस्ट हैं वेगी, उनके आधार पर जो मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को अप्लाई करके लिखते हैं, वो उसके आधार पर लिख दे। लेकिन सारे अभिक्रियाओं को नहीं लिख सकते हैं, सारे रेट ऑफ रिएक्शंस के, मतलब कि सारे समीकरण, सभी रिएक्शंस को इस आधार पे नहीं लिखा जा सकता, वो रिप्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब उस केस में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो इसके बेस पे लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के जो कोफिशिएंट है, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसके बेस पर उसके रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे सपोज करिए मैं यहां पे बात करूं एक रिएक्शन की, H2 + Cl2 गिव राइज टू 2HCl, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, यदि इसके आधार पे यदि हम लोग बात करें तो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। यदि मान लो हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो इस केस पे रेट ऑफ रिएक्शन यदि लिखा जाए तो x + y इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 आएगा, इक्वल टू 2 आएगा। यानी वेग अभिक्रिया को लिखा जाए, वेग नियम को लिखा जाए तो वेग बराबर वेग स्थिरांक H2 के पावर 1 Cl2 के पावर 1, इसके आधार पर अभिक्रिया की जो ऑर्डर है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी है? 2 है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, जब प्रयोगात्मक रूप से चेक किया गया, तो इस अभिक्रिया की जो कोटि है वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब ये शून्य कोटि अभिक्रिया जो है ये प्रयोगात्मक है, ये कहां से आया? प्रयोग से आया। लेकिन जो नियम वेगी देके गए थे उनके आधार पर यदि बात करें तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, अब इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा ही सही मानी जाती है। सॉरी, इस बेस पे जो अभिक्रिया की कोटि होती है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू ऑलवेज राइट मानी जाती है। तो इस बेस पे इनका यह नियम गलत हो गया था। ठीक है, अब इस प्रकार से जब इनका यह नियम गलत साबित हो गया, तब हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि को निकालने का एकमात्र तरीका माना, वो है प्रयोग या प्रयोगात्मक, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रयोग द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है, ओनली एंड ओनली। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? क्लियर इतनी बातें? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तब अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और यहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग बात थोड़ी बहुत और करते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे कुछ रिलेटेड, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो अभिक्रिया की कोटि इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटली बिहेव करता है। उससे पहले हम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि उसे कोफिशिएंट पर, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक पे, उस पर निर्भर नहीं करती है। उसके आधार पे किसी भी अभिक्रिया की कोटि नहीं लिखी जा सकती। जैसे आप यहीं पे देख लो, ये अभिक्रिया है जिसकी प्रयोगात्मक वैल्यू के आधार पे इसकी कोटि जो है शून्य कोटि है। लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो यहां पर इसकी अभिक्रिया की कोटि जो आती है वो 2 आती है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या है इसमें। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यदि इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और के बारे में समझते हैं कि के क्या है।
के को वेग स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग स्थिरांक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में के, ठीक है। के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी न्यूमेरिकल को देख रहे होगे, किसी भी रिएक्शन को देख रहे होगे, तो उस रिएक्शन में आपको के की वैल्यू ही देख के पता चल जाएगी कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है। सामान्य तौर पे हमारे सिलेबस के अंदर शून्य कोटि और प्रथम कोटि है, ठीक है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि है, बस ये दो प्रकार के रिएक्शन ही हमें पढ़ने हैं, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, जिसमें से प्रथम कोटि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना ये चैप्टर की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये आएगा क्योंकि इसके बिना कुछ चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, ठीक है, मेन। तो अब इस केस में इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो अब फिलहाल के लिए समझिए कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा की यदि बात की जाए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए अभिक्रिया विशेष के लिए किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है, विशिष्ट स्थिरांक होता है, विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है यदि जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल पर लीटर हो, ठीक है बेटा। अब ये बात तो लिख तो दी गई, लेकिन इनमें से जो आपके काम की चीज है वो लास्ट के दो लाइनें, केवल इसका मान, बाकी परिभाषा बनाने के लिए था, केवल इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल पर लीटर हो। बस सांद्रण की बात करें तो इकाई मोल पर लीटर में मापते हैं, ठीक है। अब इस केस में वेग बराबर, थोड़ा ध्यान से देखो, वेग बराबर वेग स्थिरांक के इंटू अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पावर n। अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो, यदि अभिकारक की सांद्रता ही इकाई हो गई, इकाई का मतलब एक ना, अब एक के पावर कुछ भी लिखो,
1 के पावर चलो 10,000 लिख देते हैं या 1,000 लिख देते हैं, कैलकुलेट होके कितना आएगा, 1 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो अब इस केस में अभिकारक की जो सांद्रता है, ये जो अभिकारक की सांद्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उस केस में यदि इसकी वैल्यू इकाई हो जाए, उसके पावर में n है, तो उस अवस्था में वेग ही के बराबर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई ना, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। जब ये 1 हो गया तो क्या मिलेगा, वेग बराबर के, बोलो यही मिलेगा क्या, वेग बराबर के, यही मिलेगा क्या। अब यदि ये मिला तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा के अनुसार, देखो स्टार्टिंग के 2 लाइन थोड़े से डिफिनेशन को अच्छा लगाने के लिए, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब जिसका मान नियत होता है, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलता नहीं है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा इसका मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। ये लाइन अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई मोल पर लीटर हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, यानी वेग बराबर के इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n लिखा जाएगा, लेकिन n की बात डिपेंड नहीं करेगी यदि अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए। अभिकारक की सांद्रता यदि इकाई हो जाए तो उस केस में अभिकारक की सांद्रता यदि इकाई हो जाए तो उसमें n की वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी कोटि की अभिक्रिया हो, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, उस केस में इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह है वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, क्या आता है, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई। यदि वेग स्थिरांक की इकाई की बात की जाए, मतलब वेग स्थिरांक जो हमारे पास k है उसके मात्रक की बात की जाए, कदो क्यों इस आवश्यक है सर, अरे भाई थोड़ा ध्यान से समझो, अभी तुरंत ही मजा आएगा, अभी समझ में आएगा देख के कि सर वाह कितना अच्छी चीज है, ठीक है। वेग स्थिरांक की इकाई यानी यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इस केस में यदि इसके इकाई की बात की जाए तो हम कैसे लिखते हैं, वेग बराबर के इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। वेग बराबर के इंटू अभिकारक की सांद्रता पावर n लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, k का मात्रक, तो k बराबर वेग बटे अभिकारक की सांद्रता पावर n, k बराबर वेग बटे अभिकारक की सांद्रता पावर n, ये फंक्शन हमें मिलेगा। अब k अभिक्रिया के वेग के लिए क्या होता है भाई, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, ठीक है। वेग मतलब क्या, कंसंट्रेशन में परिवर्तन किस प्रकार से, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, जैसा मैं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता यानी मोल पर लीटर सेकंड, ये आएगा मोल पर लीटर सेकंड। अब अभिकारक की सांद्रता मोल पर लीटर, पावर क्या मिलेगा n, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि तो पता नहीं है। अभी किस केस में थोड़ा इसको सॉल्यूशन दिया जाए तो क्या मिलेगा, मोल, ठीक है, मिलेगा अपान लीटर सेकंड इनटू लीटर पर मोल, ठीक है। यहां भी n, इस टोटल के पावर n लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, मोल पावर 1 इंटू मोल पावर माइनस n आएगा, लीटर पावर n लीटर पावर -1 सेकेंड इनवर्स आएगा। थोड़ा ध्यान से देखो, यानी इसको लिख सकते हैं मोल पावर 1 - n
मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया रेट कांस्टेंट, मतलब कि रेट कांस्टेंट जो हमारे पास है, वेग स्थिरांक जो है उसकी इकाई। थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं यहां पर। के की इकाई बराबर मोल, मोल पावर 1 माइनस एन, मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n माइनस 1, n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, ये हमें रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल गई। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा। अब यहां तक बातें तो क्लियर हो गई। कहते तो सर इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा वो देखो ध्यान से। यदि वेग कांस्टेंट की जो यूनिट है हमारे पास वो आई हुई है मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये आई हुई है। अब इस केस में सपोज करो कि पहला केस ऑर्डर एंड यूनिट, ठीक है, कोटि, एक तरफ कोटि लिखते हैं और एक तरफ वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मात्रक। अब मान लो कि हम शून्य कोटि की बात करते हैं, शून्य कोटि -1 तो होती नहीं है, -1 भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि 1/2 नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मानो कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य है। जैसे ही अभिक्रिया की कोटि शून्य लिखोगे तो क्या लिखोगे इधर, मोल पावर 1 माइनस 0, एन की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो 1 माइनस 0, लीटर पावर क्या मिलेगा, लीटर पावर क्या मिलेगा 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। यानी कैलकुलेट करके क्या आएगा भाई, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलो आएगा, बोलो बेटा आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये के की वैल्यू। अब यदि ये कहीं भी लिखा हो शून्य कोटि के लिए, ये है ना, ठीक है, किसके लिए है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये है। यदि ये मात्रक यदि आपको याद रहे और आपको ये मात्रक किसी अभिक्रिया में दिख जाए तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की है। क्लियर है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन यहीं पे देखो थोड़ा ध्यान से, यदि प्रथम कोटि की हो तो, प्रथम कोटि के लिए होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, होगा ना भाई। प्रथम कोटि, प्रथम कोटि में क्या मिलेगा, मोल पावर 1 माइनस 1 लीटर पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये तो फंक्शन गया, ये भी गया, बचा क्या, केवल क्या, सेकेंड इनवर्स। यानी कहीं भी आपको वेग कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स मिल जाए तो इसको देखते ही हम बता देंगे क्या है, कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आई बात समझ में, बोलो क्लियर हो रहा है। यदि यहीं पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिख जाए तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मोल पावर 1 माइनस 2 लीटर पावर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। बोलो मिलेगा, जिसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, मोल -1 लीटर सेकेंड -1 सेकेंड -1। अर्थात आप चाहें तो शून्य कोटि का वेग कांस्टेंट के लिए जो यूनिट होती है वह मोल पावर
-1 लीटर पावर +1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहां से देख लो, यानी मोल पावर 1 - n, शून्य कोटि के लिए बात करें तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लीटर पावर ये आएगा। ठीक है, उल्टा हो गया क्या? हाँ सॉरी ये उल्टा हो गया, कुछ नहीं, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, लीटर पावर -1 एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये दिख गया। यदि प्रथम कोटि के लिए हो तो क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा? मोल पावर -1 लीटर पावर 1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये रहा वेग स्थिरांक का मात्रक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है। क्लियर है बेटा? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यदि इतनी बातें समझ में आ गई, यदि इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई भी डाउट नहीं है अब। ठीक है, तो यदि यहाँ तक वीडियो देख रखा है तो वीडियो पसंद ही आ रही होगी, समझ में आ ही रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कमेंट करके भी बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे और रेट कांस्टेंट यानी अभिक्रिया के वेग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे और इसके साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे और इसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है, वो भी मैं इससे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।